कल हमने 32 क्लॉज एक क्लियर कर लिया था, वहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दे। चलते हैं 32 क्लॉज 2 में। 32 क्लॉज 2 जो कि बात करता है कोर्स ऑफ बिजनेस की। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है, कारोबार के अनुक्रम में किया गया है। देखो इसका जो मेन हेडिंग है वह आपको वही पढ़ना है जो 32 जहां स्टार्ट होता है दे रखा है। उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट जो मर गए, मिल नहीं सकते या साक्ष्य देने में असमर्थ हैं, या जिनकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितना न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित नहीं समझता है। ये टाइटल है। और किन व्यक्तियों के कथन है? अथवा कारोबार के अनुक्रम में किया गया है, और इज द मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस when the statement was made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in book kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty, or of an acknowledgement written or signed by him of the repeat receipt of money, goods, securities or property of any kind, or of documents used in commerce written or signed by him, or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by him, जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तथा विशेषतः यहाँ विशेषतः शब्द एक स्पेशल प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हुआ है, स्पेशली पर्टिकुलर, इसे आप अंडरलाइन कर लें पर्टिकुलर शब्द को, जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है, अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है, अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेजों की तारीख के रूप में है जो कि उसके द्वारा प्राय दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी। यानी इस सेक्शन के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि उन व्यक्तियों के कथन जो मर गए, मिल नहीं सकते या साक्ष्य देने में असमर्थ हैं, या जिनकी उपस्थिति यानी अटेंडेंस नहीं की जा सकती प्रॉपर वे में, तो उन व्यक्तियों के, पहला हमने पढ़ा डाइट डिक्लेरेशन, उसमें सिर्फ डेथ पर्सन आता था। दूसरा अब जो हम पढ़ते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कारोबार के सामान्य अनुक्रम में अगर कोई चीज, कोई भी फैक्ट्स ऐसा है, कोई कार्य किया गया है जो रिटर्न है और डेटेड है और लिखित, रिटर्न है, डेटेड है और सिग्नेचर किया हुआ है, या तो वह फैक्ट्स रिलेवेंट बनाया गया है, क्योंकि एक धारणा है कि कारोबार के अनुक्रम में व्यक्ति वही करता है जैसा अक्सर होता है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको यहाँ रेलेवेंट बताया गया है? पहली सबसे बड़ी चीज है इसकी ऑर्डिनरी ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखे जाने वाली पुस्तकों में प्रविष्टि या ज्ञापन के रूप में हो, कंसिस्ट ऑफ एनी एंट्री और मेमोरेंडम मेड बाय हिम इन बुक केप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी। तीसरी चीज है धन, माल या प्रतिभूतियों,
या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति हो। एन एक्नॉलेजमेंट रिटन और सिंग by him of the receipt of money, goods, securities or property of any kind। चौथी, वाणिज्य में उपयोग आने वाली किसी लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में हो। ए डॉक्यूमेंट्स यूज इन कॉमर्स रिटन और सिंग बाय हिम, पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में जो कि उसके द्वारा प्राय दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित है। द डेट ऑफ ए लेटर और अदर डॉक्यूमेंट यूजुअली डेटेड, रिटन और सिंग बाय हिम। ये अलग अलग पार्ट में मैंने बांट के आपको समझा दिया है। अगर ये चीजें हैं और उस व्यक्ति द्वारा उसी टाइम की लिखी गई हैं और आज अगर कोई ऐसा इश्यू आता है तो वे रेलेवेंट होंगी, क्योंकि ऐसी धारणा की जाती है कि उसने उस समय, क्योंकि उस समय ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ था, तो उसका कहीं इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा। उसने जो भी कुछ उस टाइम किया होगा तो मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं बल्कि बोनाफाइड किया होगा। क्लियर? इसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं, कौन कौन सी चीजें? देखो, एक मैरिज रजिस्टर, एक काजी है जो विवाह करवाता है, उसके हर विवाह की वह एंट्री अपनी एक बुक में करता है। उसने मैरिज रजिस्टर बना रखा है, उसमें वह हर एक एंट्री करता है। भविष्य में यदि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है और वह एंट्री रेलेवेंट है तो बेशक वह काजी नहीं मिले, लेकिन उस काजी द्वारा उस समय की गई एंट्री को साबित किया जा सकता है। क्लियर? केस है, लिख लें आप इसमें, कचरूलाल वर्सेस नंदीलाल। कचरूलाल वर्सेस नंदीलाल, 1955, नागालैंड 618। इसमें बताया गया है कि मैरिज रजिस्टर भी यहां रेलेवेंट होगा। किसी ऐसे काजी द्वारा जिसकी मृत्यु हो गई है और जिसने विवाह के संस्कार कराए थे, बनाए रखे गए उस विवाह रजिस्टर को जिसमें की डावरी की राशि लिखी गई थी, मेहर की राशि नियत राशि के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य और सुसंगत माना गया, क्योंकि वह एक ऐसी पुस्तक में की गई प्रविष्टि थी जो कि यहाँ जो कंडीशन दी गई है उन सबको फुलफिल कर रही है। देखो, डॉक्यूमेंट्स है, कारोबार ड्यू द कोर्स ऑफ बिजनेस, कारोबार के सामान्य अनुक्रम में हो, उसका ज्ञापन भी हो सकता है या कोई डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी हो सकता है। दूसरा, जो व्यक्ति ड्यूटी करता है उसके वे में भी हो सकता है। नॉर्मल वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में जो व्यक्ति पुस्तकें मेंटेन करते हैं उसमें भी लिखा हुआ हो सकता है, या कोई लेटर हो सकता है। अगर लेटर है तो वह सिग्नेचर, रिटर्न में लेटर है तो उस पर डेट जरूर होनी चाहिए। और उसके अलावा कोई अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट भी हो सकता है, लेकिन इनके लिए आवश्यक है कि उनके ऊपर दिनांकित हो, रिटर्न में हो और रिटर्न में हस्ताक्षरित हो। यानी उसके द्वारा रिटर्न में नहीं है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित हो, लेकिन दिनांकित, डेटेड होना चाहिए। और दोनों में से एक रिटर्न या सिग्नेचर किया हुआ, दोनों में से एक चीज उसकी होनी चाहिए, तभी वह वहां सुसंगत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक है मेडिकल रिपोर्ट। एक डॉक्टर ने किसी व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट बनाई, जिस टाइम मेडिकल रिपोर्ट का साक्ष्य दिया जा रहा था उस समय डॉक्टर धरती पे नहीं था, या ये मान ले कि उसकी उपस्थिति नहीं की जा सकती थी,
लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट को, क्योंकि वह वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में बनाई गई है, वह उसके द्वारा वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की गई है, यानी डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनली ड्यूटी उसके दौरान उसके द्वारा तैयार की गई है, तो उसको रेलेवेंट माना, यहां प्रूव की जा सकती है। केस लिख लें आप, लाखू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, लाखू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, क्रिमिनल लॉ जनरल 3638। ये राजस्थान का एक केस है। इसमें कहा गया है, जहां की यह बात साबित हो गई है कि मेडिकल रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी डॉक्टर द्वारा तैयार की गई थी, उसी डॉक्टर द्वारा जिसने उसे तैयार किया था उसी के हस्तलेख में है, उसे रेलेवेंट माना गया और उसका उपयोग एक्यूज के विरुद्ध किया जा सकता था। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? तो बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, यानी इनमें उन व्यक्तियों हियर्स एविडेंस का एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि नेसेसरी के आधार पे इनको यहां स्थान दिया गया है, नीड के आधार पे। क्लियर? चलते हैं 3 में, 32 क्लोज 3। ये कह रहे हैं और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध हैं, यानी वे स्टेटमेंट, सुसंगत कथनों के ऐसे कथन, यानी वे स्टेटमेंट जो करने वाले के हित के विरुद्ध हैं। When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when, if true, it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages, जबकि वह कथन करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध हैं, या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था। जबकि स्टेटमेंट ऐसा है, उस व्यक्ति ने जिसने स्टेटमेंट दिया है उसका हित उससे जुड़ा हुआ है। हित पहले ही बता चुका, दोनों हितों में से कोई सा भी हो सकता है, पिक्यूनरी या प्रोप्रिएटरी, पिक्यूनरी या प्रोप्रिएटरी, दोनों में से कोई सा भी हित हो सकता है, या उसका जो स्टेटमेंट है वह ऐसा है कि उसके ऊपर या तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है या फिर उसके विरुद्ध कोई नुकसानी का वाद लाया जा सकता है, शूट फॉर डैमेजेस लाया जा सकता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट व्यक्ति दे रहा है तो यह माना जाता है कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध स्टेटमेंट नहीं देता, अगेंस्ट द इंटरेस्ट फॉर सेल्फ स्टेटमेंट नहीं देगा, और वह दे रहा है तो उनको हमेशा ही सत्य माना जाता है। इसलिए क्लियर कर लें कि अगर स्टेटमेंट ऐसा है कि उसके खुद के हित के विरुद्ध है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर है, तो वह रेलेवेंट होगा। इसलिए यहां 32 क्लॉज 3 में उसी के बारे में डिफाइन किया गया है। क्लियर? अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है जो मेकर के विरुद्ध, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर है, तो वह रेलेवेंट होगा। या ऐसा है कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग या शूट फॉर डैमेजेज की लायबिलिटी अगर इम्पोज करता है तो वह रेलेवेंट होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देगा
और अगर दे रहा है तो वह ट्रू है, ये मान के चलें। क्लियर। क्लॉज 4 में चलते हैं। क्लॉज 4 कह रहा है और गिवन ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अथवा लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण लोक हित के विषय के बारे में कोई राय देता है। यानी स्टेटमेंट ऐसा है जो लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। When the statement gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest of the existence of which, if it exists, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to the such right, custom or matter had arisen, जब उस कथन में उपयुक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है। 3 चीजें बता रखी हैं यहाँ, लोक अधिकार, रूढ़ि या लोक या साधारण हित, यहाँ पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। अंडरलाइन कर लें इसे। जिसके अस्तित्व से, यदि वह अस्तित्व में होता, यानी अगर वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ि या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था। यहां लोक अधिकार और रूढ़ि की बात करता है। ऐसा लोक अधिकार या रूढ़ि उसके अस्तित्व का क्वेश्चन है, और अगर जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट है वह उसके मामले में दिया गया है, जो उसके अस्तित्व को, अगर वह व्यक्ति कब, जब वह व्यक्ति मर चुका, आज वह व्यक्ति है नहीं। पहली चीज है वह व्यक्ति या तो मर गया या मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, उस समय किया गया है। और उस समय भी ऐसे टाइम में किया गया है कि यदि उसका अस्तित्व होता, लोक अधिकार, रूढ़ि का या जनरल हित का, इंटरेस्ट का यदि अस्तित्व होता, एग्जिस्टेंस होता, तो उसे पता होता। ऐसी ओपिनियन उसके द्वारा दी गई है। वह विवाद उत्पन्न होने से पहले उस लोक अधिकार या रूढ़ि या इंटरेस्ट के उत्पन्न होने से पहले कोई ओपिनियन दी गई है तो वह यहां रेलेवेंट होगी। देखो, लोक अधिकार और रूढ़ि, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर और कोई जनरल इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट है, सारी चीजों के अंदर लोक अधिकार और रूढ़ि से संबंधित जो सेक्शन है वे एक हम पढ़ चुके सेक्शन 13 में, यहां पढ़ रहे हैं सेक्शन 32 क्लॉज 4 में, और एक आगे पढ़ेंगे सेक्शन 48 में। अब बात करेंगे लोक अधिकार और रूढ़ि के यहाँ 3 सेक्शन क्यों दिए गए हैं, क्या अंतर है इनमें। सेक्शन 13 हम पढ़ चुके, सेक्शन 13 हम पढ़ चुके, यहाँ ये सेक्शन पढ़ रहे हैं। पहले इस सेक्शन को क्लियर करते हैं, फिर इनमें अंतर देखते हैं अच्छी तरह कि क्या इनमें अंतर क्या है, क्यों अलग अलग दिया गया है। देखो, लोक अधिकार और रूढ़ि, जबकि वह कथन, एक केस और लिखूंगा क्लॉज 3 में, मेरे दिमाग में नहीं लिखवा पाया, अभी लिखवा दूंगा। जहां किसी भी व्यक्ति ने सार्वजनिक अधिकार या प्रथा या सार्वजनिक हित से संबंधित
कोई राय प्रकट की है, कोई ओपिनियन दी है, तो वह यहां रेलेवेंट होगी। क्लियर? राय उस व्यक्ति की होनी चाहिए, उस समय दी हुई होनी चाहिए जिस टाइम विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। और किस किस मैटर में हो सकती है? पहला है पब्लिक राइट, कस्टम और पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। तीन चीजें अंडरलाइन कर लो, पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। इनके संबंध में कोई ओपिनियन इनका डिस्प्यूट होने से पहले दी गई है तो वह रेलेवेंट होगी, चाहे वह व्यक्ति साक्ष्य दे सके या नहीं दे सके। उसके द्वारा जो ओपिनियन पहले दी गई हुई है, हमें साबित यह करना है कि यह उस व्यक्ति की ओपिनियन है। क्लियर? अब क्या फर्क है 13 में और इसमें? 13 सिर्फ वहां स्टेटमेंट नहीं है, यहां स्टेटमेंट है। 13 में स्टेटमेंट नहीं है, 13 में है एक तो ट्रांजैक्शन, समव्यवहार, और दूसरी चीज है 13 के अंदर एग्जाम्पल, उदाहरण। सेक्शन 13 पब्लिक कस्टम से संबंधित अधिकार और रूढ़ी, राइट और कस्टम से संबंधित अधिकार। एक तो दो चीजों को रेलेवेंट बनाता है, एक तो ट्रांजैक्शन को और दूसरा एग्जाम्पल को, यानी समव्यवहारों को और उदाहरण जो उससे संबंधित दिए गए हैं उनको रेलेवेंट बनाता है। जबकि ये स्टेटमेंट को और उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को जो कोर्ट में एविडेंस देने के लिए आ नहीं सकता, कई कारण हो सकते हैं, मर गया, मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने में असमर्थ है, उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को। क्लियर? सेक्शन 48 भी इसी रूढ़ी और प्रथा की बात करता है, लेकिन वहां की जो ओपिनियन है उस व्यक्ति की ओपिनियन है जो आज जीवित है, कोर्ट में एविडेंस देने आ सकता है। और रूढ़ी और प्रथा का अस्तित्व पीछे बैक में डिसाइड किया जाता है कि वहां रूढ़ी और प्रथा थी या नहीं। उस समय ओपिनियन आज आ रही है, यहां ओपिनियन पहले आ चुकी। यहां ओपिनियन जो आ रही है 32 क्लोज 4 में, वो डिस्प्यूट के होने से पहले आ गई थी, जबकि उसमें जो ओपिनियन आएगी वह डिस्प्यूट होने के बाद ओपिनियन आ रही है। क्लियर? जबकि सेक्शन 13 बात करता है ओपिनियन नहीं आ रही वहां, यहां ओपिनियन आ रही है दोनों में, लेकिन एक विवाद उत्पन्न होने के पहले और एक बाद में। क्लियर? बात है सेक्शन 13 की, तो सेक्शन 13 में स्टेटमेंट यानी ओपिनियन का स्टेटमेंट नहीं है, वह बात करता है उससे संबंधित अधिकार और रूढ़ी, कस्टम और राइट से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन की, एनी ट्रांजैक्शन और एनी एग्जाम्पल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, एक दो केस हैं, लिख लें आप। केस है सावित्री देवी वर्सेस आर विजय प्रसाद। सावित्री देवी वर्सेस आर विजय प्रसाद, AIR 1915 प्रीवी काउंसिल, AIR 1915 प्रीवी काउंसिल 1। सामान्यतः जनरली किसी पर्सन से यह आशा नहीं की जाती है, यह एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता है कि वह कोई भी कथन, एनी स्टेटमेंट, जब तक कि वह सत्य न हो, अपने हित के विरुद्ध करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध झूठ तो नहीं बोलेगा, और अगर वह अगर कोई बोल रहा है तो वह सत्य बोल रहा है। क्लियर? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना बुरा नहीं चाहता।
ओके, क्लियर है यहां तक? 4 क्लोज अपने हो चुके हैं। 4 क्लोज में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं।